हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, वर्ल्ड जियोग्राफी पॉइंटर घटना चक्र पॉइंटर में ये अगला वीडियो है और इसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, कर्क रेखा, मकर रेखा इन सब के विषय में कंटेंट देखेंगे। तो इसमें से देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 अंश। मतलब कि जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति का मतलब जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधे सीधे चमकता है, उस समय कर्क रेखा पर कोण कितना होता है ये बताया जा रहा है। तो वहां पर जो कोण बनता है वो बनता है 66.5 डिग्री का। कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये हवाई द्वीप यूएसए से गुजरती है, मैक्सिको, बहमास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान, इतने देशों से ये कर्क रेखा गुजरती है। और आप जानते हैं कि भारत को ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोज़ैम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया मतलब कि फ्रांस ही है ये, बोत्सवाना और नामीबिया, इस इतने देशों से गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उच्च वायुदाब विकसित होने का मतलब है कि यहाँ ठंडी का मौसम होता है। और मकर रेखा में चमकने का मतलब क्या है कि ये दिसंबर की स्थिति होगी और इस समय दक्षिणी जो सूर्य की स्थिति है वो दक्षिणायन हो जाती है। दिन रात के विषय में है विषुवत या इक्विनॉक्स। वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। मतलब कि विषुव जो स्थिति होती है ये होती है 20 से 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर। ये इस प्रकार से है कि अगर लीप ईयर होता है तो वो एक दिन पहले हो जाती है और अगर लीप ईयर नहीं होता है तो एक दिन बाद की हो जाती है। तो इस प्रकार से इक्विनॉक्स मतलब कि इक्वेटर पे सूर्य चमकता है जिस हिसाब से, और वहाँ की स्थिति जो ये मतलब ये जब इक्विनॉक्स होता है तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं किस जगह पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो दिन रात हैं वो बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पे। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ये 21 या फिर 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। और वर्ष में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 20 या 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 से 22 दिसंबर को होता है और ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 से 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है या फिर ये कहें कि वो नहीं दिखती है, वो होता है 21 जून। इस तरह भी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21 जून के दिन आप अगर कर्क रेखा पर खड़े हैं तो आपकी जो छाया है वो किस दिशा की ओर बनेगी दोपहर में? तो वहाँ पर कोई भी मतलब प्रतिछाया नहीं बनेगी क्योंकि सूर्य सीधे सीधे 90 डिग्री पे होगा और यहाँ पर खड़े व्यक्ति की जो छाया है वो कहीं मतलब नहीं बनेगी, वो इसमें से ही नीचे की ओर होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास देखते हैं। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है उनका नाम ओ श्मिड है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह यूरेनियम डेंटिंग है। मतलब कि यूरेनियम डेंटिंग के माध्यम से पृथ्वी की या फिर पृथ्वी में पाई जाने वाली पुरानी चट्टानों की आयु को ज्ञात किया जाता है। जिस प्रकार से कार्बन C14 से मनुष्य की या फिर पेड़ पौधों की जीवाश्मों की आयु जानी जाती है, इसी प्रकार से यूरेनियम से पृथ्वी की आयु जानी जाती है। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है वो समय है 1300 ईसा से
1870 ईसा के बीच का। डायनासोर का काल था आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर इस पृथ्वी पे उपस्थित थे। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। पहले ये माना जाता था कि सारी पृथ्वी एक ही द्वीप में, एक ही महाद्वीप में थी, फिर इसके बाद इसका विभाजन बीच से हुआ है। प्राचीन भारत सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। मतलब कि जो गोंडवाना लैंड था उसमें वर्तमान समय की कौन कौन टेरिटरीज शामिल थी, तो इसमें से वो शामिल थी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसका नाम पैंजिया था। मतलब कि जब ये पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित नहीं हुई थी तब ये एक ही साथ थी और उसका नाम क्या था? पैंजिया था। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना लैंड का भाग उत्तरी अमेरिका नहीं था। ये जो पैंजिया थी ये दो भागों में बटी थी, तो ऊपरी भाग जो चला गया था उसी का भाग था ये उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य किस काल के हैं या कब के हैं? तो ये हैं 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व के। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वो हैं महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। महाद्वीपीय विस्थापन से जो जीव हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे और उनका फिर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वर्षा और अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उनका विकास हुआ। वलन क्रिया परिणामतः जो कारण है वो है पर्वत निर्माणकारी का। मतलब कि वलन क्रिया के माध्यम से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं उनमें से विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण है। इन सारी वजहों से जो पृष्ठ है इसकी गति में परिवर्तन हुआ है या फिर इसमें परिवर्तन, पृथ्वी की ऊपरी सतह में परिवर्तन आया है। चट्टानों के बारे में बात करते हैं तो चट्टानें आप जैसा जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो इसमें से जो कुछ सही कथन है चट्टानों के बारे में, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों के रूप में पाई जाती हैं। औषाधी शैलों के लिए सत्य कथनों में यह है कि ये शैलें स्तरों के रूप में निक्षेपित होती हैं। औषाधी शैलें मतलब औषाध के रूप में टूट टूट के निक्षेपित होकर उनका निर्माण होता है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। और आग्नेय चट्टानों के लिए सत्य कथन ये है कि वे क्रिस्टलीय होती हैं तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं, हो सकती हैं। क्रांगलोमरेट, ग्रेनाइट, सेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, ये आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। मतलब कि रूपांतरित चट्टानें जो अपना रूप बदल लेती हैं ताप और दाब के कारण, वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। औषाधी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल। ये सब औषाधी चट्टानों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी जैसा कि आप जानते हैं जब उद्गार नीचे से होता है और वो जो ऊपर मुंह बनता है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो जलवाष्प होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा और जब ये बाहर निकल आता है तो ये क्या बन जाता है? लावा कहते हैं इसको। लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। मतलब ये जब पृथ्वी से नीचे से लावा जो निकलता है वो ठंडा होकर प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण कर लेता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहाँ? बाल्टिक सागर में। माउंट एटना पर्वत एक ये ज्वालामुखीय पर्वत है
ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ ही है। तो मौना लोआ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में है, और हवाई द्वीप किसके कब्जे में है? यूएसए के कब्जे में है। सक्रिय ज्वालामुखियों में से कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विसुवियस, ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो, ये कहाँ पे है? तंजानिया में है। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी, मतलब कि ये एक प्रकार से उद्गारित जो लावा है उससे बना हुआ ही किलिमंजारो पर्वत है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं उसका नाम है स्ट्राम्बोली। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं क्योंकि यहाँ से प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं तो वहाँ काफ़ी प्रकाश दिखाई देता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कियालू है। यहाँ पर स्थान और ज्वालामुखियों के नाम दिए हैं, जैसे एटना जो है वो सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, एरिबस राजद्वीप में है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। पुनः जो देखें माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है, पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है और टाल नाम का जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में है। माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में है। ये सब ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत हैं। और भी यहाँ पर देखिए पर्वत ज्वालामुखी और उनके स्थान दिए हैं, जैसे अकांकागुआ है अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, इसके बाद सबनकाया पेरू में है, कोलीमा मैक्सिको में है, माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी इस समय भी न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पर पुनः से उद्गार हुए हैं। भूकंप के विषय में देखते हैं। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वो होती हैं PSL। P का मतलब प्राइमरी वेव, S का मतलब सेकेंडरी वेव और L का मतलब लव वेव होता है। ये यहाँ पर जो प्राइमरी वेव होती हैं ये सबसे पहले पहुँचती हैं किसी भी जगह पर और लास्ट में पहुँचती हैं L तरंगें, लेकिन L तरंगें ही सरफेस में अपना विध्वंस बहुत ज़्यादा करती हैं। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से, मतलब रिंग ऑफ फायर वो एरिया को इंडिकेट करता है जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और ये स्थिति कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल से मापा जाता है। यहाँ पे जो मर्केली होती है स्केल है ये अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को मापता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। यह विमुक्त ऊर्जा जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है जो कि मर्केली पैमाने से मापी जाती है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम से सीधे सीधे मापनों से संबंधित हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी तरंगों में उतने ही बड़े आयाम होते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग जो करते हैं वो भूकंप की वो तीव्रता जिससे कि विध्वंसक स्थितियों को दिखाई देता है, और अगर रिक्टर पैमाने में 5 से ज़्यादा अगर भूकंप आता है तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। सिस्मोमीटर भूकंप मापने के लिए प्रयोग में आता है। सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी लहरें होती हैं। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया उसका नाम फुकुशिमा है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेटों के खिसकने के कारण ही भारत का जो उपमहाद्वीप है उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र भूकंप ग्रहणशील मतलब भूकंप के लिए संवेदनशील है। महाद्वीपों के बारे में देखते हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो अफ्रीका है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अगर अवरोही क्रम देखें
तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से सबसे छोटे अगर महाद्वीपों की बात किया जाए तो उनमें से यूरोप सबसे छोटा, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया होंगे। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वो ऑस्ट्रेलिया है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव मतलब कि अंटार्कटिका है। यहाँ पर देखिए एक मैप दिया गया है और इस मैप में 1, 2, 3 इस प्रकार से इंडिकेट किया, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये स्थानों में से ये स्थान कौन कौन से हैं? इनमें से अगर पहले उसकी बात करें तो ये एंडीज पर्वत है जो कि चिली में है। दूसरा यहाँ पर ये जो है ये ब्राज़ील शील्ड है, मतलब ब्राज़ील का क्षेत्र है। इसके बाद तीसरा जो है वो गुयाना की भूमि है, उच्च गुयाना भूमि, ये तीसरा है। और यहाँ पर ये ब्राज़ील का क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार से ब्राज़ील, इसको ये कहें कि ये अमेजन का क्षेत्र भी यहाँ पर चौथे उसमें से पाया जाता है। तो ये अमेजन क्षेत्र है चौथे उसमें। एटलस पर्वत अवस्थित है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो है यूरोप, मतलब यूरोप में मैदानी क्षेत्र अपेक्षाकृत ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे काफ़ी कंटेंट। इसके अगले वीडियो में हम विश्व की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उनको हम इस वीडियो में आगे फिर अगले पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर